सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग विज्ञान वर्ग 10वीं का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से संबंधित मैंने पिछले दिन कुछ वीडियो बनाए थे। आप लोग उम्मीद है उससे कुछ सीखे होंगे। तो आज उसी कड़ी में ये वीडियो है। हम आज उस पाठ के ही अंदर एक और टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आज हम उसके बारे में विस्तार से आज चर्चा करेंगे और कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम एक एक करके उदाहरणों द्वारा समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं? पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया। जब हम वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे तो इसमें भी कई प्रकार के वियोजन अभिक्रिया होती हैं, जैसे उष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। यानी कि जब हम वियोजन अभिक्रिया जाएंगे तो वहां पे भी हमें कई प्रकार मिलेंगे। उसके आगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उसके आगे होते हैं विस्थापन अभिक्रिया, और जब हम विस्थापन अभिक्रिया में आएंगे तो यहां पे भी हमें मिलेंगे एकल विस्थापन एवं द्विविस्थापन। यानी विस्थापन अभिक्रिया में भी कुछ प्रकार होते हैं। उसी प्रकार से और हमें मिलेंगे उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। तो ये कुल 7 प्रकार हुए। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया में भी हमें कई प्रकार मिलते हैं। उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। फिर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन में हम जाएंगे तो उसमें एकल विस्थापन, द्विविस्थापन के प्रकार मिलेंगे, वह हम उदाहरण द्वारा भी हम समझेंगे। फिर उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। तो इतने प्रकार के जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, अब इन्हें एक एक करके इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण अब आगे समझते हैं। चलिए तो आइए हम पहला रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार संयोजन अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। यहाँ पे संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि जब दो चीजें जुड़ के एक नया चीज बनता है तो उसे हम संयोजन कहते हैं। तो अब यहाँ पर अभिक्रिया का मतलब ये हुआ
कि जब दो पदार्थ जब संयुक्त होते हैं यानी जुड़ते हैं तो उनसे एक तीसरा नया पदार्थ बनता है, तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब दो अभिकारक पदार्थ जब मिलेंगे तो उन दोनों अभिकारकों के मिलने से एक उत्पाद बनेगा, यानी अभिक्रिया होने के बाद हमें एक प्रकार का पदार्थ प्राप्त होगा, तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे उदाहरण में लेते हैं, चलिए इसकी परिभाषा, जब संयोजन अभिक्रिया जब दो पदार्थ जुड़कर एक नया पदार्थ बनाता है तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा बिल्कुल आसान है कि जब दो पदार्थ जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं यानी अभिक्रिया करने के बाद, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए और बी ये दो पदार्थ हैं जो आपस में अभिक्रिया किए, तो अभिक्रिया करने का मतलब हम यहाँ प्लस का चिन्ह दे रहे हैं और ये दोनों प्लस बनने के बाद अब एक नया पदार्थ बनाते हैं सी। देखिए, जब दो पदार्थ मिलकर जब एक नया पदार्थ बनाते हैं या नया उत्पाद बनाते हैं, इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ए और बी अभिकारक है और सी जो है उत्पाद। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अभिकारक जो अभिक्रिया करने वाले हैं इनकी संख्या कम से कम दो होगी, दो से ज्यादा भी हो सकती है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं लेकिन उत्पाद एक ही बनेगा हमेशा, तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका हम दैनिक जीवन में उदाहरण देखते हैं, हमारे आसपास कहाँ ऐसा उदाहरण मिलता है। तो कार्बन को जब हम दहन करते हैं, कार्बन मतलब कोयला और दहन का मतलब जलना। जब कार्बन को यानी कोयला को जब हम जलाते हैं तो जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं होता है, इसलिए किसी भी वस्तु को जलाने के लिए हमें हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो सी यानी कार्बन का संकेत सी होता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था। और इसे जब ऑक्सीजन में यानी O2 में जब इसको दहन कराते हैं, जलाते हैं, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है यानी CO2। ये CO2 को हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दो अभिकारक, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, दोनों जब मिले तो एक नया उत्पाद बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये संयोजन अभिक्रिया का बहुत अच्छा उदाहरण है। आप एक उदाहरण और देख सकते हैं, यानी कि जल का निर्माण। पानी, जब पानी का निर्माण होता है तो कैसे होता है? ध्यान दीजिए, जल का निर्माण यानी पानी का बनना। तो जानते हैं जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। इससे आपको साफ पता चल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यानी जल कैसे बनता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। यानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो जल बनता है, यानी कि एक। अब इसमें जब इसको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हमने बताया था कि यहाँ पर 2 देते हैं और यहाँ पर 2 देते हैं।
तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो उत्पाद, दो अभिकारक अभिक्रिया किए और बना क्या चीज, एक ही चीज बना, यानी कि एक ही उत्पाद बना। तो इस प्रकार से ये सभी संयोजन अभिक्रिया का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस प्रकार से आप संयोजन अभिक्रिया को समझिए। तो रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। यहाँ वियोजन जो है वह संयोजन का उल्टा विपरीत होता है। संयोजन मतलब टूटना और वियोजन मतलब संयोजन मतलब जुड़ना और वियोजन का मतलब टूटना। तो यहाँ पे जब किसी पदार्थ को किसी अन्य कारक के द्वारा जब उसे हम तोड़ते हैं, दो से अधिक भागों में जब हम उसको विभक्त कर देते हैं, बांट देते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक नए पदार्थों में टूटता है तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब एक पदार्थ को हम दो या दो से अधिक नए पदार्थों में तोड़ देते हैं, तो अब तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई पदार्थ ऐसे नहीं टूटेगा, तो उसे तोड़ने के लिए उसे गर्म करना पड़ेगा। गर्म करेंगे तब तो वो हीट होके वह टूटेगा दो से अधिक भागों में। या फिर गर्म करने के अलावा और क्या उपाय हो सकता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाह कर सकते हैं, या फिर उसे धूप में या प्रकाश में हम रख देंगे तो धूप के गर्मी से वो टूट सकता है। तो उसे तोड़ने के लिए हमें जिन विधि का उपयोग हम करते हैं, तो उन विधियों के आधार पे वियोजन अभिक्रियाएं अलग अलग प्रकार की बढ़ जाती है। तो अभी आपने देखा कि वियोजन अभिक्रिया, मान लेते हैं कि ये कोई पदार्थ है और इसे तोड़ के दो या दो से अधिक पदार्थों में हमने बांट दिया। अब ये बांटने का क्या विधि है, तो उसी में हम एक विधि पहले लेते हैं, हीट यानी उष्मा। तो जब हम उष्मा के यानी गर्मी के आधार पे जब इसे तोड़ते हैं तो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। याद रखिए, उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन का मतलब होता है कि जब हम एक पदार्थ को दो या दो से अधिक पदार्थों को तोड़ने के लिए जब उष्मा का उपयोग करेंगे, गर्मी का उपयोग करेंगे, तो ऐसे वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। आपको कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना होता है, सूखा जो चूना पत्थर होता है, अब इसे क्या करते हैं, अब इसे गर्म करते हैं, यानी कि इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट होने से कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, वह दो भागों में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। यह दो भागों में यह टूट गया। तो ऐसे अभिक्रिया को हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। एक होता है विद्युतीय वियोजन। चलिए, तो विद्युतीय वियोजन से नाम से ही मतलब है कि जब हम एक पदार्थ को तोड़ने के लिए जब हम विद्युत का उपयोग करेंगे, करंट का उपयोग करेंगे, तो उसे हम विद्युतीय वियोजन कहते हैं। इसका एकदम साधारण सा उदाहरण है पानी यानी जल। जल अभी हमने पढ़ाया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं तो जल का निर्माण होता है। अब जल के अणु को अगर हम तोड़ें
तो तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, विद्युत चाहिए। तो H2O, अब देखिए यह जल है H2O, इसमें क्या हम दे देंगे, विद्युत दे देंगे। तो विद्युत का मतलब हुआ कि जल को एक कुचालक पदार्थ जैसे कांच का बर्तन या प्लास्टिक का बाल्टी या फाइबर का बाल्टी में हम पानी को डालेंगे और उसमें दो तार, दो हम चालक कह सकते हैं, उन दो तारों को, उसको चालक पदार्थ के ऊपर जो कुचालक फाइबर होता है तार में, उसको हटा देते हैं और उन तार को जब हम बाल्टी के अंदर जब हम डालते हैं और उन दोनों छोरों को जब हम बैटरी से जब हम कनेक्ट करते हैं, जैसे देखिए ये आपको बाल्टी हो गया और इस बाल्टी में हम दो तार, देखिए एक तार और ये एक तार, जब हम दो तार इसमें डालते हैं और इसके अलावा इसमें क्या करते हैं, बाल्टी में पानी को हम इसके अंदर पानी को डाल देते हैं और अब ये जो दो तारे हैं, इन तारों को हम इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, बैटरी, बैटरी जानते हैं जिसमें विद्युत धारा उसमें प्राप्त करते हैं, तो ये बैटरी है और इस बैटरी का दो छोर होता है, एक प्लस और एक माइनस। अब ये दोनों जो बाल्टी के अंदर जो चालक तार हैं, इन चालक तारों को हम इस बैटरी से के छोर से कनेक्ट कर देंगे। अब क्या होगा कि उस कुछ समय के बाद, 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इस बाल्टी के अंदर जो दोनों यहाँ पे चालक तार हैं, उनमें धीरे धीरे बुलबुला हवा का वो बाहर आने लगेगा। ये हवा का बुलबुला जो है वो कुछ इस पे यानी कि प्लस वाले तार पे आएंगे और कुछ माइनस वाले तार पे आएंगे। तो जो प्लस वाले तार पे जो बुलबुला उठ रहे हैं वह ऑक्सीजन के बुलबुला होंगे, वो ऑक्सीजन गैस होगा, और जो माइनस के तार पे जो बुलबुला आ रहे हैं वह हाइड्रोजन का वो गैस होगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो बुलबुला बन के बाहर आने लगेगा और आप देखेंगे कि पानी की मात्रा कम होने लगेगी, यानी कि पानी अब टूटकर वह दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वह अब बट रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप विद्युतीय वियोजन देखें किसका, जल का, और इस प्रकार से आपको क्या मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये बहुत अच्छा एक उदाहरण है विद्युतीय वियोजन का। और एक तीसरा वियोजन होता है प्रकाशीय वियोजन। हाँ, तब प्रकाशीय वियोजन से आप समझ सकते हैं कि ऐसे वियोजन अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ को दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रकाश का उपयोग किया जाए। प्रकाश में एक ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा जब किसी पदार्थ पर पड़ेगी तो उस पदार्थ में कुछ परिवर्तन होगा। जैसे उदाहरण में सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड एक प्रकार का यौगिक होता है, पदार्थ होता है। इसका उपयोग बहुत सारे कामों में होता है। जब इस सिल्वर क्लोराइड को बहुत ही सक्रिय पदार्थ होता है, वह प्रकाश के संपर्क में जब आता है तो उससे नए नए पदार्थ अपने आप स्वतः बन जाते हैं। तो क्या होगा कि जब हम इसे प्रकाश में रखेंगे, यानी कि जैसे लाइट दिया जाता है इस पर सिल्वर क्लोराइड पर, तो वह सिल्वर और क्लोरीन गैस इससे मुक्त हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से यह क्या चीज में बन गया, यह बन गया आपको सिल्वर यानी Ag और Cl2 यानी
क्लोरीन गैस में यह मुक्त हो गया। तो इस प्रकार से आपको देखें कि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के हुए, उष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, और तीनों वियोजन का आपने उदाहरण देखा। तो इस प्रकार से यह वियोजन अभिक्रिया को समझते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम आगे चलते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का उत्सर्जन, यानी ऊष्मा मुक्त होना। तो जब ऐसी अभिक्रिया के बारे में हम बात करते हैं जिसमें अभिक्रिया होने के पश्चात यानी उत्पाद के रूप में हमें गर्मी यानी ऊष्मा भी हमें साथ साथ मिले, तो ये आपको जो ऊष्मा प्राप्त होती है वह उत्पाद के साथ यानी उत्पाद को वह गर्म कर देती है, यानी हमें जो तैयार जो हमें नया पदार्थ मिलता है वह गर्म होता है। तो इससे यह पता चलता है कि अभिक्रिया होने के बाद हमें ऊष्मा भी मिला, गर्मी भी मिला। तो ऐसे उदाहरण कहाँ मिलते हैं? तो जैसे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का परिभाषा समझ गए कि जब अभिक्रिया के बाद ऊष्मा मुक्त होती है यानी प्राप्त होती है, तो अभिक्रिया के बाद जब ऊष्मा मुक्त होगी तो वह किसके साथ मुक्त होगी? वह उत्पाद के साथ मुक्त होगी। तो इसका उदाहरण है, तो उदाहरण में जैसे मीथेन गैस जानते होंगे, यानी कि CH4, इसको मीथेन गैस कहते हैं। और इसे जब ऑक्सीजन में जब जलाया जाता है यानी हवा में, तो ये बनता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और हमें जल भी प्राप्त होता है यानी हवा, सॉरी जल भी हमें प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है, और साथ में हमें प्राप्त होता है ऊष्मा। यानी जो जल प्राप्त होगा वह जल हल्का गर्म रहेगा, तो इससे पता चलता है कि ऊष्मा भी हमें मुक्त हुआ। तो इस प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ये बहुत अच्छा उदाहरण है। अगला प्रकार है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ये ऊष्मा शोषी का मतलब होता है कि ऊष्मा का शोषण होना, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो पहले ही ऊष्मा प्राप्त करे, यानी पहले उसे ऊष्मा देना पड़े। मतलब कि अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसे होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का बहुत अच्छा उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया। अभी हमने बताया था कि वियोजन जो होता है यानी कि जब किसी पदार्थ को जब तोड़ा जाता है तो हमें तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए, यानी ऊष्मा चाहिए। और क्या चाहिए? विद्युत भी चाहिए। विद्युत भी एक ऊर्जा है और विद्युत से ऊष्मा को उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे हीटर जिस पर खाना बनाते हैं, विद्युत देते हैं तो बदले में हमें ऊष्मा देता है, और उस ऊष्मा से हम फिर अन्य कार्य करते हैं। और कहाँ मिलता है ऊष्मा? जैसे प्रकाश, लाइट। आप कभी धूप में खड़ा होंगे तो आपको गर्मी का अनुभव होगा। इससे पता चलता है कि प्रकाश में भी ऊष्मा होती है। तो ये सारे जो ऊष्मा हुए, तो इस वियोजन अभिक्रिया में चाहे उष्मीय वियोजन हुआ, विद्युतीय वियोजन हुआ या प्रकाशीय वियोजन हुआ, ये सभी वियोजन अभिक्रियाएं जो हैं वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अभी हमने जो वियोजन अभिक्रिया का जितना उदाहरण बताया था वो सारे उदाहरण
यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया के भी उदाहरण होंगे। तो इसलिए हमें इसको अलग से उदाहरण नहीं पढ़ना है, जो हमारा वियोजन अभिक्रिया है वही हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम आगे चलते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का उत्सर्जन, यानी ऊष्मा मुक्त होना। तो जब ऐसी अभिक्रिया के बारे में हम बात करते हैं जिसमें अभिक्रिया होने के पश्चात यानी उत्पाद के रूप में हमें गर्मी यानी ऊष्मा भी हमें साथ साथ मिले, तो ये आपको जो ऊष्मा प्राप्त होती है वह उत्पाद के साथ यानी उत्पाद को वह गर्म कर देती है, यानी हमें जो हमें नया पदार्थ मिलता है वह गर्म होता है। तो इससे यह पता चलता है कि अभिक्रिया होने के बाद हमें ऊष्मा भी मिला, गर्मी भी मिला। तो ऐसे उदाहरण कहाँ मिलते हैं? तो जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का परिभाषा समझ गए कि जब अभिक्रिया के बाद ऊष्मा मुक्त होती है यानी प्राप्त होती है, तो अभिक्रिया के बाद जब ऊष्मा मुक्त होगी तो वह किसके साथ मुक्त होगी? वह उत्पाद के साथ मुक्त होगी। तो इसका उदाहरण है, तो उदाहरण में जैसे मीथेन गैस जानते होंगे, यानी कि CH4, इसको मीथेन गैस कहते हैं। और इसे जब ऑक्सीजन में जब जलाया जाता है यानी हवा में, तो ये बनता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हमें जल भी प्राप्त होता है यानी हवा, जल भी हमें प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है और साथ में हमें प्राप्त होता है ऊष्मा। यानी जो जल प्राप्त होगा वह जल हल्का गर्म रहेगा, तो इससे पता चलता है कि ऊष्मा भी हमें मुक्त हुआ। तो इस प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ये बहुत अच्छा उदाहरण है। अगला प्रकार है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ये ऊष्माशोषी का मतलब होता है कि ऊष्मा का शोषण होना, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो पहले ही ऊष्मा प्राप्त करे, यानी पहले उसे ऊष्मा देना पड़े। मतलब कि अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसे होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया का बहुत अच्छा उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया। अभी हमने बताया था कि वियोजन जो होता है, यानी कि जब किसी पदार्थ को जब तोड़ा जाता है तो हमें तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए, यानी ऊष्मा चाहिए। और क्या चाहिए? विद्युत भी चाहिए। विद्युत भी एक ऊर्जा है और विद्युत से ऊष्मा को उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे हीटर जिस पर खाना बनाते हैं, विद्युत देते हैं तो बदले में हमें ऊष्मा देता है और उस ऊष्मा से हम फिर अन्य कार्य करते हैं। और कहाँ मिलता है ऊष्मा? जैसे प्रकाश, लाइट। आप कभी धूप में खड़ा होंगे तो आपको गर्मी का अनुभव होगा। इससे पता चलता है कि प्रकाश में भी ऊष्मा होती है। तो ये सारे जो ऊष्मा हुए तो इस वियोजन अभिक्रिया में, चाहे उष्मीय वियोजन हुआ, विद्युतीय वियोजन हुआ या प्रकाशीय वियोजन हुआ, ये सभी वियोजन अभिक्रियाएं जो हैं वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अभी हमने जो वियोजन अभिक्रिया का जितना उदाहरण बताया था वो सारे उदाहरण यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया के भी उदाहरण होंगे। तो इसलिए हमें इसको अलग से उदाहरण नहीं पढ़ना है, जो हमारा वियोजन अभिक्रिया है वही हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया है।
रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम आगे चलते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का उत्सर्जन, यानी ऊष्मा मुक्त होना। तो जब ऐसी अभिक्रिया के बारे में हम बात करते हैं जिसमें अभिक्रिया होने के पश्चात यानी उत्पाद के रूप में हमें गर्मी यानी ऊष्मा भी हमें साथ साथ मिले, तो ये आपको जो ऊष्मा प्राप्त होती है वह उत्पाद के साथ यानी उत्पाद को वह गर्म कर देती है। यानी हमें जो हमें नया पदार्थ मिलता है वह गर्म होता है। तो इससे यह पता चलता है कि अभिक्रिया होने के बाद हमें ऊष्मा भी मिला, गर्मी भी मिला। तो ऐसे उदाहरण कहाँ मिलते हैं? तो जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का परिभाषा समझ गए कि जब अभिक्रिया के बाद ऊष्मा मुक्त होती है यानी प्राप्त होती है, तो अभिक्रिया के बाद जब ऊष्मा मुक्त होगी तो वह किसके साथ मुक्त होगी? वह उत्पाद के साथ मुक्त होगी। तो इसका उदाहरण है, तो उदाहरण में जैसे मीथेन गैस जानते होंगे, यानी कि CH4, इसको मीथेन गैस कहते हैं। और इसे जब ऑक्सीजन में जब जलाया जाता है यानी हवा में, तो ये बनता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हमें जल भी प्राप्त होता है यानी हवा, जल भी हमें प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है और साथ में हमें प्राप्त होता है ऊष्मा। यानी जो जल प्राप्त होगा वह जल हल्का गर्म रहेगा, तो इससे पता चलता है कि ऊष्मा भी हमें मुक्त हुआ। तो इस प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ये बहुत अच्छा उदाहरण है। अगला प्रकार है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ये ऊष्मा शोषी का मतलब होता है कि ऊष्मा का शोषण होना, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो पहले ही ऊष्मा प्राप्त करे, यानी पहले उसे ऊष्मा देना पड़े। मतलब कि अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसे होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का बहुत अच्छा उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया। अभी हमने बताया था कि वियोजन जो होता है, यानी कि जब किसी पदार्थ को जब तोड़ा जाता है तो हमें तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए, यानी ऊष्मा चाहिए। और क्या चाहिए? विद्युत भी चाहिए। विद्युत भी एक ऊर्जा है और विद्युत से ऊष्मा को उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे हीटर जिस पर खाना बनाते हैं, विद्युत देते हैं तो बदले में हमें ऊष्मा देता है और उस ऊष्मा से हम फिर अन्य कार्य करते हैं। और कहाँ मिलता है ऊष्मा? जैसे प्रकाश, लाइट। आप कभी धूप में खड़ा होंगे तो आपको गर्मी का अनुभव होगा। इससे पता चलता है कि प्रकाश में भी ऊष्मा होती है। तो ये सारे जो ऊष्मा हुए तो इस वियोजन अभिक्रिया में, चाहे उष्मीय वियोजन हुआ, विद्युतीय वियोजन हुआ या प्रकाशीय वियोजन हुआ, ये सभी वियोजन अभिक्रियाएं जो हैं वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अभी हमने जो वियोजन अभिक्रिया का जितना उदाहरण बताया था वो सारे उदाहरण यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के भी उदाहरण होंगे। तो इसलिए हमें इसको अलग से उदाहरण नहीं पढ़ना है। जो हमारा वियोजन अभिक्रिया है वही हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के अगला प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है कि अपना स्थान बदल देना।
तो इसमें क्या होता है कि जब एक तत्व किसी यौगिक के तत्व को हटाकर, माने हटाकर का मतलब कि विस्थापित कर या हटाकर, एक ही बात हुआ, उसका स्थान ले लेता है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जब एक तत्व किसी यौगिक के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो यौगिक में जो पहले से एक तत्व वहां पर विद्यमान है उस तत्व को वहां से हटाकर अपना स्थान स्वयं वहां ले लेगा। जैसे उदाहरण में जस्ता Zn, तो यह कॉपर सल्फेट के साथ, यानी जस्ता जब कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो ये क्या होगा, ये कॉपर का स्थान ये ले लेगा और कॉपर को वो बाहर कर देगा। तो इस प्रकार से आप देखें कि एक तत्व इस यौगिक के तत्व का, यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है, इस कॉपर सल्फेट का एक यौगिक है कॉपर, उसको हटाकर उसका स्थान वह स्वयं ले लिया, तो इसे कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया में यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ एक ही चीज की अवस्था बदलेगी। इसमें दो प्रकार होते हैं, पहला एकल विस्थापन और दूसरा द्विविस्थापन। तो एकल विस्थापन का मतलब हुआ जब एक ही तत्व का स्थान बदले। यहां पर किसका स्थान बदला, केवल कॉपर का स्थान बदला, एक ही तत्व का स्थान बदला, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम एकल विस्थापन भी कह सकते हैं। और एक होता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है कि जब दो यौगिक जब आपस में अभिक्रिया करेंगे और उनके यौगिक के तत्व परस्पर बदल जाएंगे अपने जगह पे, तो उसे हम द्विविस्थापन कहेंगे। जैसे उदाहरण से समझिए, सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से जब अभिक्रिया करता है तो यह अभिक्रिया करने के बाद देखिए क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। यह दो तत्व, दो यौगिक पहले से अभिक्रिया किए और दोनों यौगिक के तत्व पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक तत्व है सोडियम और इस दूसरा तत्व है यहाँ पर बेरियम। जब यह अभिक्रिया किए तो सोडियम के जगह पे देखिए बेरियम हो गया और बेरियम के जगह पर, यानी कि जो क्लोरीन के साथ यहाँ पर पहले बेरियम था, अब उसके साथ सोडियम आके मिल गया। तो ऐसे अभिक्रिया जो दो यौगिक के तत्व परस्पर बदल जाते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया के ये दो प्रकार हुए जो आपको इसको याद करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण यह विस्थापन अभिक्रिया होती है, इसे आप जरूर समझेंगे। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में दो और महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती है, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। उपचयन अभिक्रिया में ये होता है कि अभिक्रिया होने के बाद अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो
किसी तत्व के साथ, मतलब अभिक्रिया से पहले उस तत्व में ऑक्सीजन नहीं है और अभिक्रिया होने के बाद उस तत्व में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन की दो पहचान होती है। पहला पहचान होता है ऑक्सीजन की वृद्धि, यानी जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो भी उपचयन कहेंगे, और दूसरा जब हाइड्रोजन का कमी, जब ऑक्सीजन की कमी हो तो भी हम उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब उपचयन अभिक्रिया की परिभाषा कि जिस अभिक्रिया में तत्व के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो अथवा उसमें हाइड्रोजन का कमी हो तो उसे उपचयन अभिक्रिया हम कहेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अब इसमें आप देखिए, अभिक्रिया से पहले कार्बन क्या था, ये कार्बन जो है वो एक अकेला तत्व था। जब अभिक्रिया हुआ तो इसमें देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो ये एक चीज यहाँ पे दिखाई दिया, तो इसलिए आप इसे उपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं। एक और अभिक्रिया होती है इसी प्रकार से, एक अपचयन अभिक्रिया। चलिए, उपचयन अभिक्रिया का ठीक उल्टा अपचयन अभिक्रिया होता है। यह क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, यहां पे दोनों चीज में से कोई एक चीज होना चाहिए। यहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि तो इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, इसमें हाइड्रोजन की कमी तो इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। इसके उदाहरण देखिए, जब कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जल और कॉपर बनता है। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहां पे पहले क्या था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन यहां पे था। जब अभिक्रिया हुआ तो ऑक्सीजन यहां पे मुक्त हो गया। तो जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो क्या हुआ, यहां पर अपचयन अभिक्रिया हुई। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन देखिए अकेला था, और जब हाइड्रोजन अभिक्रिया हुआ इसमें देखिए क्या आ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि भी हुई। दोनों चीज यहां दिख रहा है, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था लेकिन अभिक्रिया होने के बाद ऑक्सीजन हट गया तो अपचयन हो गया, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो उपचयन अभिक्रिया हो गया। तो ये ऐसा एक समीकरण है जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ये हो गया अपचयन और ये हो गया उपचयन। आपसे परीक्षा में एक प्रश्न पूछता है कि ऐसा एक अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि भी होती हो और ऑक्सीजन की कमी भी होती हो, अथवा इसके उल्टा हाइड्रोजन की वृद्धि भी होती हो और हाइड्रोजन की कमी भी होती हो। तो ऐसा आपको ये बहुत अच्छा उदाहरण है, इसे आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे। अब इसमें अपचयन अभिक्रिया
क्रिया जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें दो चीज और जानना होता है। इस अपचयन अभिक्रिया में हमें दो चीज जानना होता है। इसका उपयोग हम कहां कहां देते हैं? एक देते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? धातुओं पर जंग लगना। धातु पे जंग लगना का मतलब यह हुआ कि जैसे लोहा है, उसे हम खुली आर्द्र हवा में छोड़ देते हैं तो वो क्या होगा कि हवा से वो ऑक्सीजन को वह लेकर अभिक्रिया कर लेगा, यानी ऑक्सीजन उसमें आके जुड़ जाता है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है धातुओं में। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो अपचयन हो गया, सॉरी उपचयन हो गया, और उपचयन होने से उसमें जंग लग जाता है। अगर धातुओं को संक्षारण होने या जंग लगने से बचाना है तो क्या करना होगा? उसका जस्तीकरण करना होगा। जस्तीकरण क्या होता है कि उन धातुओं पर जस्ता का एक परत, जिसको धातु लेपन की क्रिया भी कहते हैं, धातु लेपन कर देने से वह में जंग नहीं लगेगा। तो धातु के ऊपर धातु लगाने से कैसे जंग नहीं लगेगा? इसका उदाहरण है कि बहुत सारी धातुएं ऐसी होती है जो कम क्रियाशील होती है, कुछ अधिक क्रियाशील होती है। जो अधिक क्रियाशील होगा उसमें जंग जल्दी लग जाएगा। और अधिक क्रियाशील धातुओं का उदाहरण है लोहा, तांबा। इन धातुओं को खुला छोड़िएगा तो तुरंत उस पर जंग लग जाएगा। लोहा के ऊपर भूरा परत जम जाता है, तांबा के ऊपर हरा परत जम जाता है, वो सब जंग लगना है। तो इसके ऊपर ऐसे तत्वों का परत चढ़ाया जाता है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते, वो अक्रिय धातु होते हैं। जैसे जस्ता, जस्ता पर जंग नहीं लगता। अगर उसको उस पर लेप चढ़ा दिया जाए क्रियाशील धातुओं पर तो उसे उपचयन होने से बचाया जा सकता है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होने से वहां बचाया जा सकता है। ऑक्सीजन के साथ उसे संपर्क हम तोड़ देते हैं। यह उपचयन रोकने का बहुत अच्छा उदाहरण है। आप देखते होंगे लकड़ी पर और दरवाजा जो लोहा का बना होता है उसे पेंट चढ़ाया जाता है। पेंट चढ़ाने से क्या होता है कि वो हवा के संपर्क उससे टूट जाता है। तो हवा के संपर्क में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के संपर्क नहीं होने से वो अभिक्रिया नहीं कर पाएगा और उस पर जंग नहीं लगेगा, वो खराब नहीं। एक और होता है विकृति गंधिका। विकृति गंधिका क्या होता है? खाना आपके घर में कभी बनने के बाद उसे खुला छोड़ देते हैं गर्मी के समय में तो वो खराब हो जाता है। तापमान जैसे जैसे बढ़ता है, गर्मी के दिनों में खाना ज़्यादा खराब होता है, ठंडे के समय में खाना कम खराब होता है। तो इसका कारण है कि कोई भी पदार्थ ऊष्मा पाकर जल्दी अभिक्रिया करता है। तो गर्मी के दिनों में आसपास का तापमान गर्म होता है तो इसलिए वह जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। ठंडे के दिनों में क्या होता है कि आसपास का तापमान कम होता है और वह अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए ठंडे के दिनों में खाना नहीं खराब होगा जल्दी। जब 2 दिन 3 दिन रख दीजिएगा तो खराब हो जाएगा भले ही, लेकिन गर्मी के दिन में क्या होता है कि सुबह आप बनाए और शाम होते होते वो खराब हो जाता है। तो ऐसा होता है कि वो खाना ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वो अभिक्रिया कर लेता है, उसका उपचयन होता है और इसी को हम लोग विज्ञान में विकृति गंधिका के नाम से, यानी उसका गंध खराब हो गया। अब पहले जैसा बहुत एकदम जो है लजेदार खाना जब बनता है तो बहुत अच्छा उसका महक होता है, लेकिन खाना जब बनने के बाद वो खराब हो जाता है तो उसका गंध आप सुन के देखिए एकदम सड़ल बिसराइन जैसा महकेगा। तो इसी प्रकार से हम उपचयन अभिक्रिया को वहाँ पे रोक सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जितने सारे अभिक्रियाएं हैं उसके प्रकार को आप अच्छी तरह से समझ लिए। अब आप अपने वर्ग 10वीं के विज्ञान पुस्तक एनसीईआरटी का पहला अध्याय को अब आप उठाइए और उसके एक एक पेज को आप पन्ने को पढ़ के आप कुछ अच्छे से समझिए और समझने के बाद उस पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप हमारा इस YouTube चैनल
पर कमेंट करके अपनी समस्याएं हमसे को बता सकते हैं। हम आपके समस्या का समाधान करने का पूरा कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और अभी आप इस वीडियो को अगर और देखना चाहेंगे इसी प्रकार के वीडियो को, तो इस चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को प्रवीण सर के नाम से है और इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।